Who is Shreya Jha? Where is she come from? During this preparation, आपकी कुछ early myths क्या थी जो कि बाद में break हुई? So I think I did waste a few months making shorter notes at a very early stage. तो क्या पढ़ना है और उसको कैसे पढ़ना है? How did you decoded that? कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने predict किया और वो आ गया? I used to revise the mocks also in a way that if there is a new thing coming in that particular, I never gave those mocks like the mock standard simulation and all that. I did not do that. A lot of And law students have qualified. yeah. क्या कहना चाहते हो आप उसके बारे में? What was your situation this time? I mean, were you like mentally strong थे? डर लग रहा था? Prelims is the brutal stage, eliminator stage we call it. तो लोग कहते हैं कि मेडिवल इंडिया ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत टाइम नहीं देना चाहिए। हम्म। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसके लिए 3 बुक्स पढ़ी थी। तो मुझे लगता है कि ये मैंने टू मच कर दिया था उसके लिए। मैं भी लॉ बैकग्राउंड से ही हूँ। आई हैव डन माय मास्टर्स आल्सो इन लॉ, बट आई ऑप्टेड फॉर अ ऑप्शनल लाइक अ सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। हैव आई टेकन अ गुड डिसीजन और आई नीड टू वर्क ऑन दिस? अपनी एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस टाइम पे श्रेया? फाइनली हम लोग ऑथर बन गए भाई। और मैं अपने आप को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ, और आप लोगों की वजह से ये मुकाम हासिल हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने ही डिमांड की थी कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू माइक्रो थीम की किताब चाहिए। इससे पहले हमारे पास सिर्फ पीडीएफ का फॉर्म था। उस ट्रस्ट पे हमने इस पीवाईक्यू माइक्रो थीम को लॉन्च किया है। ये 2 किताब नहीं है, ये 2 पार्ट में है। कि पार्ट 1 प्रिपेयर और पार्ट 2 परफॉर्म। अब आपका एक कॉम्बो बहुत सटीक बैठता है, यानी कि ये है पीवाईक्यू पिछले 16 सालों का, और एक पार्ट में यहाँ पे सिर्फ सेक्शनल्स पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं, उसके साथ में थीम है, माइक्रो थीम है, इसमें इनसाइट्स है, फिर अगले प्रीलिम्स में क्या प्रिडिक्ट किया जाता है वो है। दूसरे पार्ट में है आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, और साथ ही में यहाँ पे दिया गया है माइक्रो थीम, यानी कि आप ट्रैक कर सकते हैं हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, लो प्रायोरिटी टॉपिक्स, और आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ। ये दोनों आपको हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज ही ऑर्डर कर सकते हैं इसको और अपने घर में, क्योंकि मतलब हार्ड कॉपी का एक अपना अलग फील है, इमोशन है। दूसरी चीज, अब हमारा एक फैमिली कंप्लीट हो गई है, मतलब कि ये प्री की माइक्रो थीम हो गई पीवाईक्यू की, और ये हमारा आ गया समरी बुक, जो कि आपके पास ऑलरेडी है, या अगर आप लेना चाहते हैं समरी बुक, यानी कि पूरा कंटेंट यहाँ पर सब दिया हुआ है पिछले 16 सालों का। ये पॉलिटी का था, फिर हमारे पास ये रिपोर्ट्स, इंडिसेस, सोशल इश्यूज के हैं, इनफैक्ट सीसेट की भी माइक्रो थीम है, और हमारे पास इनफैक्ट 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी हैं यूपीएससी के। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको ऑर्डर करना है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं, देन हमारे साइंस एंड टेक भी है, तो आपको तुरंत नीचे वाले नंबर पे कॉल करना है। ये हमारे पास आपको मिलेगी, ये जो माइक्रो थीम की समरी है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जो हमारी ये माइक्रो थीम है ये वाली किताब आपको हमारे पब्लिशर से मिलेगी। ये है पब्लिशर केबीसी नैनो कुमार बुक पब्लिकेशंस, जो कि मतलब खुशी देखो मेरी, आप ऑथर बन गए। हम दोनों भाई हस्बैंड वाइफ पार्टनर भी हैं, बिजनेस पार्टनर, और अब ऑथर भी है, को ऑथर भी हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सिर्फ आपकी वजह से ये पॉसिबल है। अगर आप डिमांड नहीं करते ऑफलाइन की तो फिर हम ये नहीं बनाते, हम पीडीएफ में ही खुश थे, लेकिन आपकी वजह से हुआ, तो ये क्रेडिट जाता है आपको, ये किताब बिलोंग करती है आपको। थैंक यू सो मच फॉर दिस, इस अचीवमेंट के लिए। और ये किताब रेडी है आपके घर तक पहुंचने के लिए। पीवाईक्यू इज द होली ग्रेल, यही यूपीएससी का सीक्रेट सोर्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप भी इसको अटेम्प्ट करके एग्जामिनेशन क्रैक करिए। So, hello and welcome to Margdarshan IS. Today we have got UPSC CSE 2025 ranker uh, Shreya Jha, who secured All India rank 357. श्रेया, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। एंड लगभग 1 महीने हो चुके हैं अब श्रेया। यस। सो कैसा अभी महसूस हो रहा है जो 1 महीने गुजर चुके हैं, एंड हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? So initially, when the results were published, I was still in the mindset that prepare भी करना है साथ में। तो it didn't really hit me that the results have come out.
So I continued my newspaper reading and everything the way it was for a week. And gradually, when I started getting calls, and then there were newspapers which started publishing all these things Hmm. about me, it actually sort of started hitting me that, okay, I've cleared the exam. There is no need to study further. Because I was in that state of mind that I'm preparing for so many years, so I should continue doing that. And again, after that, I have slowly and gradually stopped preparing and I've come out of that mindset. So, yes, it has been a, a gradual, Right. yeah, dissociation from UPSC now. Right. Because so I have been mentoring. So we founded Margdarshan 2 years back, but I have been teaching and mentoring pre-COVID. कोविड से पहले, थोड़ा सा पहले थे। तब से मैं देखते हुए आ रहा हूं कि द मोमेंट, बिकॉज इन द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल वर्ल्ड, वी टेंड टू सेलिब्रेट अ लॉट। वो समहाउ हो जाता है, आई मीन यू कांट एस्केप दिस, जस्ट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ये जो एक महीना गुजरा आपका, सो नाउ व्हाट डू यू फील कि टू मच ऑफ इंटरव्यूज हो गए, लोग कंग्रेचुलेशंस कर दिए, सो नाउ द फीलिंग है संक इन कि यार लेट अब कुछ करना है, मतलब दिस बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जस्ट केम इन। Yes, yes. So it has sunk in, I'd say. And now I have started thinking about what lies ahead. So that has become very, I would say, it is slowly and gradually it has started hitting me that ab aage ka sochna hai, what exactly the job profile is and what is done on the field, on the ground. I should be more concerned about that now, and I should look at what the officers are doing at present in these areas. So I have started thinking that way. So the thought process has changed, I'll say. राइट। सो हु इज श्रेया झा, वेयर इज शी कम फ्रॉम, एंड I'm like, when did you started this preparation? Can you tell us a little bit more about, so that the audience which hears you, उसको पता चले अच्छे से? Yes. So I am a graduate in law, and I had decided in the year 2021, 2022, in that period, there is no, I think, a starting point when I'll say that I decided that this is the of UPSC preparation, but approximately in 2022, I decided that I'll be giving this exam. And there is a background story to it, because in my college, I was personally involved in a lot of extracurricular, co-curricular activities. So I was working as a research assistant. I was also, yes. So I had also published a paper on antitrust law. Apart from that, I was also a visiting editor at a prominent university in Italy. So when I was doing these things, I actually got a lot of exposure to policy making, and not just of India, of abroad as well. So it kind of started hitting me that when I'm writing papers, when I'm working for a researcher to former competition commissions of UK's chairman, I need to understand what is happening in India with regards to it. What Right. exactly is happening when we are making a policy? How is it being implemented? So that curiosity kind of drove me to civil service. I really wanted to know what is happening on the ground. So I'll say curiosity was a big driving factor for me. And that somehow brought me here. And of course, the platform that it provides, civil service, is the opportunities to make difference is immense. So all of that, I'll say, that's how it started, from law to civil service. Okay. Where you come from? Which city, I, states you belong to? I hail originally from the state of Bihar, and I have done my graduation from Delhi. Because of my father's transferable nature of job, I had an opportunity to grow in different cities of India as well. So I'll say that I have a fair amount of exposure of different cities, but I do trace my roots to Bihar, and yeah, and currently I'm in Delhi. Yes. All right. Okay. So, uh, Can we can we also throw some light upon the the initial phase of your preparation? Like since now you are a ranker, but I'm sure before you like in 2025, before the result came, you must have also seen a lot of rankers as well. कि यार ऐसे करनी है, ऐसे strategy करनी है. So what was during this preparation? आपकी कुछ early myths क्या थी जो कि बाद में break हुई? आपने भी कुछ गलतियां की होंगी, तो बिगिनर्स के लिए, अगर इफ सम बिगिनर्स वांट्स टू लिसन एंड अंडरस्टैंड, सो व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट?
So there were many myths that were broken eventually. I'll start with the prelims in the first place. There ठीक was है. initially when I started preparing, I was told, I mean, I was not told as such, but I gathered from different uh, places that prelims is relatively easy, which हम्म. it isn't. So when I started preparing, it struck me that it's way more nuanced. There's a lot of things which needs to be prepared in paper one. Similarly, for the CSAT paper two, also somebody had told me when when I was talking to someone who had already cleared that it is something that you just have to prepare from the PYQs and it'll be sorted. But actually, there was a lot more work that I had to do at a personal level because of my, I would say, lesser background in maths. ठीक So है. I did that, yeah. So that was again one thing that I should not be taking something lightly, only because someone else has been very good at it and has cleared it. That doesn't mean that it's easier for me. So I have to put in the work. That was two myths pertaining to paper one and paper two in prelims on only. हम्म. Thirdly, for mains as well, there was a lot of focus on consolidation of material. And when we are researching or when we are making notes, the consolidation part doesn't come that early, as people say. Consolidation is something that happens about 10-15 days before the mains exam. Okay. So I tried making short notes earlier. They weren't very useful. I stuck to doing what I was doing, and then gradually it started getting consolidated. So I followed a very natural process. So I think I did waste a few months making shorter notes at a very early stage, which I think did cost some time. So that can be avoided. These are a few things. And apart from that, again, in the personality test stage itself, it's also I would say not exactly a myth, but a common trend that whatever you have already studied for your prelims and mains, that'll suffice. But personally, I feel that if you're putting some extra efforts for personality test also, like you're preparing the current affairs dedicated to your Right. like DAF related, corresponding to your DAF, taking special effort towards researching what your hobby is exactly and linking it to a bigger perspective for bureaucracy and civil service. These things are, I'll say, they are important. So you need to make some more effort in personality test also. So these are a few myths that I think they got shattered towards the end. Okay. Um, so I wanted to ask about um, in this preparation, the content is not a problem now. Content is available everywhere. So, and in case of yours too, because you have got a very good background of law and you've been preparing, and then you also involved into a couple of research papers as well as policy making documents from your college itself. तो content problem नहीं थी. मुझे आप ये बता सकते हैं क्या कि मतलब क्या पढ़ना है और उसको कैसे पढ़ना है? हाउ डिड यू डिकोडेड दैट? बिकॉज इट्स अ वास्ट यूपीएससी सिलेबस है, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को यही पढ़ना है और इतना पढ़ना है? Mhm. So I'll again talk in terms of prelims, mains, and the personality हम्म. test. Prelims may, I think the role of PYQs become very important. I हम्म. understand that the basic things are mentioned in the syllabus, the basic areas that polity is हम्म. there, national relations, current events, all that. However, there is a need to focus more on the PYQs because it gives you a kind of broad idea that how much depth a topic has to be prepared in. It also ठीक है. gives you the terms which are mentioned, especially for subjects like economy, science and technology, environment. The terms sometimes they keep repeating. So राइट. one can keep focusing on those terms and start preparing more in depth. That is one of the ways of going about it. Then similarly for mains, I'll say that the topics are mentioned in the syllabus itself. So one can focus on that. And apart from that, one can also take some special effort in understanding that there are few topics which are more fleshed out than the others. For that, जो topics already fleshed out हैं और वो syllabus में mentioned है, आप उनका अलग से A4 notes बना के रखें. जो ठीक है. topics में बहुत अच्छे से वो fleshed out नहीं है, like economy is a very broad topic and one doesn't know what exactly has to be done. I think PYQs again become I'll say a guiding light. You can work on the PYQs and at the same time be a little more, I'll say, cognizant of what is happening around you and make special efforts to make your own notes. जैसे economy में बहुत जरूरत पड़ती है to track all the changes that keep happening every now and then in the mains. Similarly, for the international relations part also, you have to be very much aware of the current events. So these things you have to make in a special effort. On the other hand, if there's a topic, for example, disaster management, I'll say it's a way more sorted than these two.
So similarly, governance, it's also mentioned all these topics like citizens charter and all. You can have a standard formula and a A4 sheet and then have that topic prepared. So I think there is these two approaches are a little, I think they do matter in mains. For personality, again, what has to be prepared is the DAF, as everyone says. Right. And in DAF, again, it is very important that not just your DAF, like the basic research that you do, you also have to pepper it with the current affairs. So in my case, if the state that I belong to is Bihar, I should be very much aware of what's happening in Bihar, because during my time, there were Bihar elections which were happening. And if elections which are happening, and then there is a special intensive revision which is happening, and I am a law student, then I should also be aware of the article number under which Election Commission falls under. What is Election Commission doing here? This was a question, in fact, asked to me in the personality test also, that why is the opposition creating so much of hue and cry with regards to the special intensive revision? So I think one has to form that correlation from the DAF itself. Yeah. So how can somebody create that correlation? How have you done the PYQ analysis? If we talk about prelims per se, how have you done the PYQ analysis? We understand PYQs are the holy grail, but how to do that? I have analyzed it in two ways. A, for content purpose, in which I Acha. had, so basically I had bought a book which had every section-wise PYQs arranged of the past 30 years. And in that, I had seen which topics are coming very frequently. For example, if it's an ancient history topic in which there is, let's say, Mauryan Empire, a lot of things from Mauryan Empire, they are being asked by UPSC. So in terms of content, I'll go and revise the NCRTs. I'll Okay. also go and revise any of the mocks that I have given, sectional mocks, and any question on Mauryan Empire if it comes. Then I'll be adding content, fresh content from there, because a new question can be prepared from there itself. Similarly, for topics like more dynamic topics like economy, what I'll focus on are the terms like GDP, GNP, and I'll make sure that am I aware of the difference between the two? Do I have the conceptual clarity? Because these terms, they keep getting asked again and again. So that way I changed. So for economy, conceptual clarity. For polity, it was more about getting the accuracy correct, because the questions are from Lakshmikant or the Constitution of India, and one has to be very good at it. And for science and tech, again, it was about going through the PYQs, few concepts like mitochondrial DNA, or the difference between basic things like virus and bacteria. What is the difference between the two? So I kept asking myself that am I very thorough with the difference? Because if there's a question asked and the question is actually very lengthy, but it's actually asking you the difference between the two, can you solve Right. that? Yeah. So I ensure that I am aware of the conceptual part of it. This was for economy, for science and technology, and for environment as well. The terms like xerophytes, the mesophytes, am I aware of the terms very, very nicely so I can solve them? For history, it was more about revising the book again and again so that I don't miss out on the facts. I'm good with the chronology, and I'm good with Timeline and all. the timeline and all, yes. So that was for the content part, the analysis of the ठीक content. है, ठीक है. So उसको आप क्या करते थे? Content मतलब आप notes बना लेते थे उसका? So for the books, जैसे हिस्ट्री वगैरह की जितनी मेरी बुक्स थी, उसमें मैंने साइड में एडिशंस कर रखे थे कि जो भी मुझे फ्रेश मिलता ठीक था, है, राइट दैट. ठीक. And for environment and these things, I used to actually use internet only. So I used to search Okay. these terms. And once I'm satisfied that I'm aware of the concept, then I'll just move ahead. That's it. So science and tech also, I used to look at videos and I used to think that I know how this Bluetooth works, or I know what cryptocurrency is, and I am aware of it. So I'll be more, I'll not be making notes, I'll say. ठीक है, I'll be keeping that in my mind. That's it. ठीक है, ठीक है. Then आपने बोला पहले content के लिए use करते थे, and then second. Second was for strategy purpose. So what ठीक है. happens is that कई बार हम जब बनाते हैं mocks वगैरह, तो we use guessworks and different ways of solving questions. I thought कि instead of using that on the mocks, what I should do is I should start doing that in the PYQ itself. I should so I should what I did was I thought कि अगर ये analytical question है, am I able to solve it with the basic knowledge that I have? And if it is a factual question, I thought that will it be a good decision making on my part that in the real exam I'm attempting this question? Because if I'm aware of it fully, only then I should attempt it. Otherwise, I'm going to get it wrong. So that decision making I did from the PYQs. So if it's a very factual question, जैसे अभी
I think they asked a question on chess also. They have asked a question in sports. There was I'm forgetting that question, and I was not aware of it. But I knew that it's a factual question, and I should not be attempting that question. But if Okay. it's a fairly analytical question based on concept and it has about 3 to 4 statements which are very broadly worded, then I'll take an effort to actually go ahead and attempt the question without worrying much about whether I'm going to get it correct or incorrect. Yeah. कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है श्रेया that you have done both type of analysis of the PYQs? You because हम इतना कुछ एनालाइज कर लेते हैं फिर हम प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि आ सकता है, मे भी आ सकता है। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने प्रेडिक्ट किया और वो आ गया? नहीं ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। ऑल आई डिड वाज कि मैंने लैंग्वेज बहुत अच्छे से पकड़ा था कि पीवाईक्यूज का हम्म। इन द प्रीलिम्स, दैट लैंग्वेज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बोथ फॉर सीसैट कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो, फॉर मैथ्स ऑल्सो एंड फॉर दिस पेपर वन ऑल्सो, ऑल द सब्जेक्ट्स। कि लैंग्वेजेस जो होते हैं वो बहुत अलग टाइप के होते हैं यूपीएससी के, तो उसका मुझे एकदम पता होना चाहिए कि दे आर यूजिंग दिस एंड इज एंड और एंड बट, इट्स हम्म। नॉट द सेम दैट वी यूज इन द कॉमन लिटरेरी इंग्लिश, इट हैज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग हियर। So I should learn to decipher that and then make the guess or whatever I'm doing, trying to solve it. That's it. But yeah, nothing that I had guessed has ever come. ओके ओके। आपने स्टार्टिंग में विथ रेफरेंस टू जब आपने पीवाईक्यू के बारे में बात किया था तो आपने वहां मॉक टेस्ट मेंशन किया था। Hmm. सो while creating content, मतलब while doing the analysis of the PYQ, you used first for the content, उसके बाद फिर आपने मॉक का जिक्र किया था। तो हाँ। मॉक को कैसे अलाइन करते थे? क्या आप पढ़ के फिर पीवाईक्यू सॉल्व करके फिर मॉक करते थे या हाउ वर यू डूइंग इट? तो इनिशियली जब मेरा जो फर्स्ट leg I'll say of the preparation itself was when I had started very early on. I had heard from somewhere that the more the number of mocks you solve, the better you are. अच्छा। हम्म। तो मैंने ये पहले ट्राई किया था, but I अच्छा। realized for a period of time that this is not really working for me, and I should, instead of blindly giving a lot of mocks, I should be more strategic. हम्म। फिर ग्रेजुअली मैंने क्या किया था कि फिर लास्ट में जब मुझे कुछ रिवाइज करना होता था, जैसे अगर मैं हिस्ट्री रिवाइज करती हूँ, I used to revise the mocks also in a way that if there is a new thing coming in that particular, I never gave those mocks like the mock standard simulation and all that. I did not do that for the हम्म। subject I'm talking about. I just went through the topics. If there is a topic that I have revised, for example, like I said, the Mauryan Empire or something on Arthashastra that is being asked again and again, if there is in that particular mock a question like that, something on the lines of the PYQ, I used to take interest in it, that ki kya hai ye, I should read, I should look up more on it, because I feel that this is a topic which UPSC is actually going towards, and it might ask ओके। something more in depth. तो जैसे एक अर्थशास्त्र से एक क्वेश्चन आया था पहले, एंड देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन व्हिच सेड दैट इफ देयर इज a woman who is यस। a slave woman and she has given birth to a child who is of the man of is of a higher lineage, whether that slavery will be, I don't know, there was something on these lines, and this question was straight from that Satish Chandra book. If I went back, I saw that. So I thought that I missed that concept altogether when I came back and I saw that. So I've made very I highlighted in pink that this question should not, again, if asked, I should not be doing it incorrectly in future. So if anything else comes in the mocks also, I'll take great interest in it. I'll study in detail what is there about Arthashastra, and I kept adding value to that notes only in and around that area. Yeah. ओके ओके। मॉक्स को आप मतलब एनालाइज कैसे करते थे? इट्स लाइक वर यू जस्ट सॉल्विंग इट और वर यू आल्सो मेकिंग नोट्स आउट ऑफ मॉक्स, या जस्ट नंबर्स वर सफिशिएंट कि मेरा इतना आ गया है, अब नेक्स्ट मार्क पे इतना करूंगी? सो हाउ वर यू एनालाइजिंग? मतलब ये आपने क्या शुरू में सीख लिया था या फिर बाद में आपने समझा? मैंने स्टार्टिंग में मॉक्स को एनालाइज जब मैंने देखा कि कई लोग करते हैं कि वो बनाते हैं पहले सब्जेक्ट वाइज कि ये आईआर का है, पॉलिटी के कितने करेक्ट हुए, इसके कितने करेक्ट हुए, तो आई ऑल्सो ट्राई डूइंग दैट फॉर माई सेल्फ, बट आई नेवर फाउंड दैट प्रैक्टिस टू बी वेरी यूजफुल, ठीक है। बिकॉज अगेन जैसे जैसे दूसरा मॉक तीसरा मॉक देते हैं उसमें कभी आईआर अच्छा आ जाता है, कभी आईआर खराब आ जाता है, तो दैट डजंट मीन दैट माय आईआर इज वीक. सो आई नेवर रियली थॉट कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशंस अगर 3-4 जगह पे अलग अलग मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है. मैंने यही देखा फिर कि वो टॉपिक अगर यूजफुल है तो उसको पढ़ेंगे, अगर वो यूजफुल नहीं है एंड इट्स अ वेरी ऑब्सोलीट और रिडंडेंट क्वेश्चन,
then I'll just let it go. I'll just use it as a maybe, to add base to my knowledge and all that, but I'll not be taking very seriously. I'll not think that there is a lack in my knowledge or there is a lack in the way I'm studying. So I stopped taking it to heart, I'll say. ठीक है. Yeah. Means that was more of a diagnostic purpose आप करते थे rather than just because a lot of students what they do they attach themselves with the result of mocks Yes. Yes. and they feel disheartened sometimes. So, and I think a, a lot of people who have cracked the examination and mentors and you as well, we should not attach ourselves to the result of the mocks. I Yeah. believe Not that at all. is Right. completely important. Now, I will ask a couple of questions once these students will come. But before that, I wanted to ask about your role of optional. इससे दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा. एक तो ये ऑप्शनल स्ट्रेटेजिक था डिसाइड करना लॉ ही लेंगे हम, और दूसरा कि इफ somebody कमिंग फ्रॉम अ गुड एजुकेशन बैकग्राउंड तो क्या उनको अपना ऑप्शनल वही रखना चाहिए जो ग्रेजुएशन में है, या फिर हाउ डिड यू डिसाइड? So initially, I had thought that I should go with the more popular optional that is there in the market. So I had explored that, and I realized that when I'm trying to, when I went to the PYQs, I personally felt that someone who has done a graduation in that particular subject and has maybe prepared for 1 year, 2 years more than I have, they will have an edge over me. So there is no बिल्कुल. way that I can defeat that person in that particular optional. So what is it that I have in me is something that is very important. So I realize that law is a field where I have a lot of knowledge to show off. So I'll be going with that because I have a good knowledge base. People do think that interest is also a very important factor. For me, I think I'll say that I was interested in some areas of law, and there were again some areas of law which I felt was a little less interesting. So I think this goes for all the optional. You will have some topics which you will like, and then there are a few topics which you will not like. So I think that has not much role to play in choosing. I think one should go with that particular area in which they have done their graduation and they have a very good knowledge base, and then they can, over a period of time, hone it by solving PYQs and become very good at it, because you have to have a lot of edge over others in that particular optional. Right, right. And how did you manage GS along with optional? मतलब एक पूरी लंबी जर्नी है यूपीएससी की, ऑप्शनल 500 मार्क्स का है. हाउ डिड यू मैनेज? वर यू स्टडीइंग? मतलब आप, मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे और मतलब यू वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन योर प्रोफेशन एज वेल. तो वीकेंड पे पढ़ते थे, डेली पढ़ते थे, कैसे मैनेज करते थे उसको? So very early on, I had spoken to someone who had cleared the exam, and he had told me that you should focus on your optional first and then on the GS. अच्छा. So and I had thought कि ये 5 years का जो कोर्स होता है उसमें काफी सारे लॉज जो होते हैं वो उनका टच ग्रेजुअली हमारा छूट जाता है, क्योंकि हमें कुछ लॉज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ ऑफ क्राइम सेकंड, थर्ड, फर्स्ट ईयर तक में पढ़ाया जाता है, एंड जब हम 5th ईयर में आते हैं तो वो हम पूरा ही भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा है हमने. तो मैंने सोचा कि ठीक है, इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग टू रिवाइज द ऑप्शनल फर्स्ट. I should do that first, and meanwhile I'll just do my regular newspaper reading and start my prelims preparation. So that मैंने मेंस की जीएस की पढ़ाई उस वक्त नहीं की थी, मैंने सिर्फ ऑप्शनल की थी. एंड जब उसके बाद ऑप्शनल मुझे लगा कि काफी हद तक I have made a fair amount of notes and I have done a lot of revision from the basic books and all that, I felt that it is very, very well internalized in me. I stopped the optional altogether and I did my GS. So I have done it in silos. I'll not say that I have done it together. Yeah. अच्छा, ओके. और आई जस्ट वांटेड टू आस्क, मेंस की प्रिपरेशन आप कब कह सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन अब लाइक कंप्लीट हुई है या फिर कवर हो चुकी है? मतलब दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा. तब जब हम मेंस का पूरा कोर्स रिवीजन कर लें, सॉरी मतलब सिलेबस को पूरा हम एड्रेस कर लें, कवर कर लें, वीडियो लेक्चर्स हो गया वो कर लें, हमारे पास अपनी नोट्स हो जाए, या फिर हम मेंस के जितने भी 15-20 साल के पीवाईक्यूज हैं उनके पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स बना लें. सो व्हाट डू यू थिंक कि दोनों में से कौन सा अगर हम करें तो होगा कि यार मेंस की प्रिपरेशन हम कर चुके हैं? आई थिंक कि जो जीएस का हमारा सिलेबस है, इट्स वेरी वास्ट. सो there cannot be I'll say a time that we can say that we know everything about GS.
तो जब हम अगेन पीवाईक्यूज एक बार बना लेते हैं सारे, उनके हम्म। ऊपर का जो हमारा नोट्स बन जाता है, and उसके बाद हम पीवाईक्यूज का भी काफी बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 से 3 बार आयल से, तब आई थिंक दिस गोज फॉर द ऑप्शनल ऑल्सो। सो राइट, हम राइट। ये कह सकते हैं कि जो ये जीएस और ऑप्शनल है, ये हमारा प्रिपेयर हो गया है, एंड हम्म। वी कैन बी फेयरली, आई थिंक वी कैन बी फेयरली सेटिस्फाइड दैट वी आर गुड टू गो। राइट, राइट। मैंने इस 2025 के रिजल्ट में एक ट्रेंड देखा। रिसेंटली वन ऑफ माय आई गॉट टू स्टूडेंट्स जो हमारे मेरे पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट्स थे। दे क्रैक्ड यूपीएससी। एक तो सेकंड अटेम्प्ट में, एक थर्ड अटेम्प्ट में थी। बट ओवरऑल जब मैंने उनसे बात की, तो लॉट ऑफ देम आर फ्रॉम दी लाइक लॉयर फर्टर्निटी। दे हैव डन लॉ। लॉ मतलब कोई एनएलयू का है, जैसे एक आप भी हैं, आपने भी लॉ किया हुआ है दिल्ली से। देन तो क्या कुछ स्पेशल है? क्या पहले हमें लाइक हम चर्न हो जाते हैं, ग्रिल हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसा? क्योंकि अ लॉट ऑफ, आपको भी आई थिंक आप ग्रुप में होगे किसी ना किसी ग्रुप में, तो हाँ, लॉट ऑफ लॉ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड। right. क्या कहना चाहते हो आप उसके बारे में? सो व्हाट आई कैन से इज दैट लॉ का जो हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट एक होता है, वो होता है राइटिंग हमारी बहुत बहुत, हम कहते हैं कि बहुत प्रिसाइज और ऑन पॉइंट हो जाती है, कंसाइज हो जाती है व्हेन वी आर इन हम्म। यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो हम काफी ऑन पॉइंट आंसर्स लिखना एक तो उससे सीख लेते हैं। उसके अलावा जो होता है कि हमें काफी कुछ करना होता है, जैसे हमारे एक अलग से मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हमें मैंडेटरीली पार्ट लेना होता है। फिर हमारे ओरेटरी स्किल्स वो काफी होन कर देते हैं, जो कि एक पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत वैल्यू एडिशन करता है, वो एक एज देता है हम्म। मैं कहूंगी कि बाकी कैंडिडेट से। सो आई थिंक दैट द राइटिंग पार्ट ऑफ इट एंड देन अगेन द स्पीकिंग पार्ट ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्स एंड देन इट गिव्स अ गुड पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा बेनिफिट होता होगा मेरे हिसाब राइट, से। राइट, राइट। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। नाउ आई थिंक 7:30 हो चुका है। आई विल एडमिट ऑल द स्टूडेंट्स हियर। मेरे को मैसेज कर रहे हैं वो ज्वाइन नहीं हो रहा। सो ऑल आर इन नाउ। यस, 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 एडमिट। Good evening, sir. हेलो एवरीबॉडी, हाय, गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग। अरे मैम भी सामने है यार, सिर्फ सर नहीं बैठे हैं। सो शी इज ऑल्सो हियर। सो आई Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। एम सो गाइस, प्लीज वेलकम श्रेया झा। मैंने आप लोगों को बताया था, शी इज हियर टू टॉक टू यू। शी इज हियर टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स, क्योंकि हमारे पास 50 से भी कम दिन बचे हुए हैं प्री में, एंड यू गाइस आर एक्टिवली सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो मैंने काफी पहले का रिक्वेस्ट किया है श्रेया को, और सडनली श्रेया का मैसेज आया था that yes, because she was traveling, and then of course रिजल्ट आने के बाद बहुत ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो एंड वंस अगेन आई वुड लाइक थैंक्स टू श्रेया एज वेल कि आपने देयर वाज अ सरप्राइज फॉर मी कि अगेन यू वर हियर, और इस टॉक के लिए आप आए। सो इन सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ थैंक यू कि सो मच। it's really incredible thing to get into the holy PDF, और the kind of rank you have got। लोग ड्रीम करते हैं टॉप 200, 300, 400 ऐसे मत आने की, ताकि हमें ऑल इंडिया सर्विसेज मिल सकती है। और मतलब इट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स। सो वी आर ग्लैड दैट वी हैव यू हियर। सो गाइज, हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, एंड देन नाउ मैं कुछ कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो कि मैम से हम लोग कंफर्म करेंगे, पूछेंगे, एंड देन आपको जो भी पूछना होगा प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिएगा। ठीक है? हैंड रेज, एंड आई विल कॉल आउट द नेम एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके? लेकिन प्लीज हैंड रेज करिएगा, नहीं तो फिर अब भसड़ हो जाती है, बहुत सारी चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। ऑलराइट, सो आई विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस विथ यू श्रेया। हम लोग ऑप्शनल के बारे में बात कर रहे थे। सो इन केस अगर किसी का ऑप्शनल, मतलब किसी का ग्रेजुएशन उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल नहीं कर पाते हैं स्ट्रांग में, तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजी एंड थिंग्स कि हम ऑप्शनल डिसाइड कर सकें, कि चलो ये एक सुटेबल है? क्या हम रैंकर्स के ऑप्शनल को देख के कर लें, या फिर कुछ अपना रैशनल यूज करें?
तो ये मुझे लगा था इनिशियली जब मैंने लॉ ही को एज एन ऑप्शनल रखा था, मुझे ऐसा ओके। लगा था क्या कि क्या मैं वो सही ऑप्शनल यूज कर रही हूँ. इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर, आई विल से, ऑप्शनल. बैक देन इट वाजंट वेरी, नाउ इट हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ टेकर्स. बट यस, तो उस वक्त मुझे लगा था कि दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कुछ टेस्ट सीरीज होते हैं, बिकॉज अदर पीपल विल बी गिविंग टेस्ट, मॉक टेस्ट. तो आपके पास भी कोई टेस्ट सीरीज अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आप वो एक बार देख लें. उसके बाद ये भी अवेलेबल होना चाहिए थोड़ा सा कि अगर कभी आपको कोई टॉपिक चैलेंजिंग लगता है, जैसे मुझे कुछ टॉपिक्स लगते थे लॉ के चैलेंजिंग, उसके कुछ वीडियो रिसोर्स या कुछ कहीं से कुछ अरेंज हो सकते हो, या फिर आपके कोई सीनियर्स हैं जो आपको उसके लिए गाइड कर सकते हैं. तो ये एक बार देख लेना चाहिए कि आर देयर पीपल हु आर there in the service or who are your seniors who can guide you in that particular challenging portions of your optional. एक ये होता है. तीसरा, मुझे ये लगता है कि कई बार ये मैंने देखा पर्सनालिटी टेस्ट के वक्त भी कि हम्म। लोग होते हैं जिनको, क्योंकि हमें ऑप्शनल भी हमारा प्रिपेयर करना होता है पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान, हम्म। तो उस वक्त लोग जो है वो सेपरेटली उस पर्टिकुलर ऑप्शनल के लिए भी जा रहे थे, पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स मॉक्स के लिए, जो मेरे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं था. तो इफ समवन कैन चूज अ पर्टिकुलर ऑप्शनल बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, जिसमें आपका रिसोर्सेज वगैरह सारे अवेलेबल हो सकते हैं, तो आई थिंक इट बी अ मोर pragmatic way of looking at it. And of course, interest is very important. आपको इंटरेस्ट होना चाहिए to pursue that for 1.5, 2 years, 3 years and do some research in it. तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. All right, all right, fair enough. Thank you so much. Now, a lot of students जिन्होंने ज्वाइन किया, प्री दे रहे हैं इस बार 2026, और आप भी श्रेया इसी फेज में थे लास्ट ईयर. Yes. आपके पास भी लगभग 40-50 दिन थे. सो अभी हमें क्या करना चाहिए? कैन यू शेयर सम एक्सक्यूज मी माइक्रो सर। स्ट्रेटजीज? हाँ जी, बताइए. एक्सक्यूज मी सर। सर कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उन्हें साउंड नहीं आ रही है, तभी से ही बोल रहे हैं। तो वो उनकी प्रॉब्लम होगी, आपको तो आ रही है. सबको आ रही है. ठीक है. I think everybody's voice is clear. Yes, so I would like to repeat my question. Sorry. Next 40-50 days बचा हुआ है. तो क्या माइक्रो प्लान, क्या माइक्रो स्ट्रेटजी हमारी हो सकती है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? Sir, I think that इस particular period में one should focus on the revision. Revision में आप जो आपकी जो बेसिक स्टैंडर्ड एक सोर्स जो आपने शॉर्टलिस्ट करके रखा होगा, हिस्ट्री के लिए कोई एक बुक, ज्योग्राफी के लिए जो भी बुक आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, उसको आप एक बार रिवाइज कर लें अच्छे से. बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल गेट आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटीज एंड दीज बेसिक बुक्स, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन वी टेंड टू गेट देम इनकरेक्ट. तो एक बार उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो, तो वो मैंने रिवाइज कर लिया हो, ताकि लास्ट मोमेंट में अगर वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारे करेक्ट हो जाए. ठीक So है. this time also, I remember there was a very, very easy question on Samudragupta, and that could have been answered by just reading the NCRT. I don't exactly remember the entire question, but it was a question from NCRT in 2025. Okay. And yes. एंड देन इसके अलावा मैं बोलूंगी कि आप बहुत सारे मॉक्स देख करके अपना एनर्जी, आई वुड नॉट से दैट यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन गिविंग टू मेनी मॉक्स, बिकॉज देन यू विल स्कोर, एंड दैट स्कोर might be good, might not be that good. Either way, if it is a very good score, then also that doesn't, if it's a very good score also, that doesn't mean that it's a reflection of your performance, final performance. If it's a bad score also, that doesn't mean anything. तो इस वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो PYQs हैं उसके लैंग्वेज को अच्छे से समझें कि वो कन्वे क्या करना चाह रहे हैं आपसे, क्या एग्जैक्टली आपका वो डिमांड क्या है उस क्वेश्चन का, and then try and use whatever you have revised आपकी basic books को just to solve that particular question. And अगर वो नहीं solve हो रहा है तो then think of more innovative ways of looking at it. Because I remember कि एक science and tech का question था, it was basic question on human, I'll say cell biology, and that question could only be solved by using your 10th class knowledge of science. It looked very complicated. It was a huge question, but it was a very very basic question, very commonsensical question. तो अब वो एक बार में नहीं होगा, आप जब बार बार क्वेश्चन को देखते हो तो फिर वो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि it's a very simple question. So spend some more time on PYQs, I'll say, instead of giving a lot of mocks. These Right. So for example, if we have like 6-7 subjects in pre, तो और सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज भी सेम नहीं है. सो आपने कैसे डिसाइफर किया था नेक्स्ट 40-50 डेज में किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम मैं दूंगी? और पहले मतलब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सरफेस लेवल में कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम हमें देना चाहिए, या क्या हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से दें या रियल में वेटेज के हिसाब से दें?
कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका आपका जो स्ट्रेंथ होता है वो ऑब्वियसली बेटर होता है, जैसे आई विल से दैट बिकॉज आई एम फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड, मेरा पॉलिटी अच्छा था, तो हम्म मुझे लगता था कि पॉलिटी में मेरे गलत नहीं होना चाहिए। तो हम्म उसको मैंने बहुत बार रिवाइज किया था ये सोच के कि इसमें से एक भी क्वेश्चन, मतलब अगर बहुत चैलेंजिंग लेवल 3 हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन आता है तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैड हम्म मेड अ डिसीजन फॉर माई सेल्फ। हम्म कुछ एरियाज थे जो मेरे रिलेटिवली वीकर थे, जैसे आई विल से दैट इकोनॉमी वाज समथिंग दैट आई स्ट्रगल्ड विद इनिशियली। तो मुझे ऐसा हम्म लगता था कि इकोनॉमी में आई शुड आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स विच आई फाइंड फेयरली इजी and I should focus on those topics instead of looking at a very very new concept altogether and then getting paranoid about it. हम्म तो I thought कि अगर वो बेसिक ही सॉल्व हो जाएंगे मुझे लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस, तो I'll be happy with it. हम्म Similarly for geography and for environment, I thought कि geography में अगर कोई place in news है I should be familiar with it. But ठीक है again, अगर कोई बहुत ही रिडंडेंट और ऑब्सोलीट सा क्वेश्चन आ जाता है इवन इन द रियल एग्जाम, आई विल नॉट टेक अ गेस, आई लेट इट गो, बिकॉज वो चीज मैंने नहीं पढ़ी है। तो एंड आई ऑल्सो मेक अ डिसीजन फॉर माई सेल्फ कि मुझे उसके पीछे रन नहीं करना है कि सारे प्लेसेस के लिस्ट होने चाहिए मेरे पास, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देर आर ओनली 2 to 3 क्वेश्चंस which will come from that particular topic, so बिल्कुल राइट also have to be very pragmatic about it. ठीक है सो विच मीन्स कि अब आपकी जो स्ट्रेंथ थी आपने उसको अच्छे से रिवाइज किया द Hmm. इंटीग्रेटेड करंट अफेयर यू अप्लाइड पीवाईक्यू Yes. राइट हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स भी होते हैं श्रेया जहां पर हमें डर लगता है Hmm. सबका अलग अलग हो सकता है आपका कुछ ऐसा कोई सब्जेक्ट था और था तो मतलब कैसे कमांड किया अगर आपने Hmm. तो जैसा कि मैंने कहा मुझे दो सब्जेक्ट्स, जैसे इकोनॉमी हो गया एक, और दूसरा मुझे हम्म थोड़ा सा साइंस नहीं बट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ठीक वाज है समथिंग दैट आई वाज अ लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट। तो मैंने यही देखा था कि अगर क्वेश्चन का जो नेचर है अगर वो उसमें गेस वर्क अलाउड है, जैसे कि कभी हम्म कभार आप एलिमिनेट करते हैं कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट, हम्म बहुत ही हम्म इजीली वो एलिमिनेट हो जाता है, एंड देन व्हेन यू लुक एट द ऑप्शंस यू कैन सॉल्व इट विद हम्म एक्यूरेसी, then I'll take the then I'll attempt that particular question. बट वो क्वेश्चन है जो ऐसे डिमांड कर रहा है कि एकदम वो कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए। नाउ आई एम फॉरगेटिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट दैट क्वेश्चन वाज ऑन वेदर यू नो दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एंड देन देयर वर 4 स्टेटमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। कुछ हम्म बॉम्बार्डमेंट रिलेटेड था, फ्रैक्शनल और बाइटल बॉम्बार्डमेंट, समथिंग लाइक दैट, एंड दिस वाज आस्क्ड इन लाइक 2 to 3 years बैक। तो फिर वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था ये सोचकर कि नहीं ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, तो फिर मैं इसका आंसर कैसे करूंगी मैं। तो वो बिल्कुल नहीं था, मेरा सरफेस लेवल डिसीजन मेकिंग था कि नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, आई एम नॉट गोइंग टू गो अहेड विथ टेकिंग अ गेस लाइक दैट। ओके 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 एंड देन अगर एक सब्जेक्ट की मैं बात करूं लेट्स से पॉलिटी वाज योर बिकॉज यू हैव बीन रीडिंग स्टडिंग पॉलिटी फ्रॉम कॉलेज स्टेज से लेट्स से एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेते हैं एग्जांपल के लिए 40 डेज में उसको ऑप्टिमम लेट्स से 3 से 4 दिन हम देते हैं तो उस फॉर एग्जांपल 5 दिन देते हैं तो उस 5 डेज में हम ज्योग्राफी को कैसे रिवाइज कर सकते हैं आई विल से कि ज्योग्राफी को रिवाइज करने के लिए मैप्स का हेल्प लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कीपिंग द फैक्ट्स ठीक इन है माइंड। ठीक है ज्योग्राफी आई विल से रिलेटिवली फैक्चुअल, बिकॉज उसमें काफी चीजें हैं, जैसे अगर इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को अगर हम देखते हैं तो देर आर हिल्स, देन यू हैव टू मैप दोज हिल्स इन द सदर्न पार्ट, इन द नॉर्दर्न पार्ट, इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, in the western part, all of that. So the question will be on arranging it maybe west to east, east to west, ठीक है and it can also be about ascending, descending, whether you know that, all that. So ये इस चीज के लिए map work becomes important because you will know the exact location of that place in your head, and when you look at the question you can solve it. Similarly for the rivers also, because I remember there was a question on uh, the tributaries of Ganga, and we had हम्म to arrange it east to west, west to east, something on हम्म those. हम्म Kosi was there, Gandak was there, and Gomti, if I remember. Like this, हम्म it was this question, jumbled question. I could only solve it because I had done the map. ओके Yeah. And then there was one more question on which is the longest tributary of this particular river, Indus, I think. हम्म हम्म And I had seen that map, which is still, I think, stuck in the room. And it was, I remember कि नहीं वो सतलज इतना लंबा जाता है, तो it will be that. Because many of the coaching had said that Chenab is the answer, but I had marked Satluj, and in the official answer ki Satluj was there. सतलज में Yes. So I was fairly confident about that as well. तो मुझे लगता है map is the way to go about it. ओके ओके एंड अगर लेट्स से कि अगर वो 5 दिन में मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ
तो उसमें कितने पोर्शन हम अपने स्टैटिक पोर्शन को दें, पीवाईक्यू को दें, देन मॉक्स भी सेक्शनल सॉल्व करें, एंड देन करंट अफेयर भी उसमें है, तो वो कैसे हम मेंटेन करेंगे उसको? सो आई से कि जो लास्ट का जो हमारा टाइम होता है अभी जैसे हम्म। लास्ट में हम्म। फुल टेस्ट पे फोकस करना विल बी बेटर आई थिंक. ठीक है। Yes, the reason being that gradually the full length test will start reflecting more of prominent current affairs question, and those ठीक है। questions which will be like bigger questions, bigger concepts which are there in your static part also. तो ये चीज आपको हेल्प करेगी फॉर एनी 2-3 coachings if you can manage and then you can solve those questions. That will be prominent questions that can be asked. Maybe ठीक है। 2-3 topics which can be repeated also from those mocks. So I हम्म। think focusing on the bigger the full length test is I'll say more advisable. ठीक है। ठीक है। नाउ this is like we discussed the academic part. Now there are few non-academic part as well. बहुत सारी एंजाइटी होती है. वो माइंडसेट का शिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है along with the strategy. So what was your situation this time? I mean, were you like mentally strong थे, डर लग रहा था, या फिर वही क्योंकि prelims is the brutal stage, you know, eliminator stage we call it. So लग रहा था आपको भी कि यार अगर ये पोर्शन वो पोर्शन नहीं होगा तो फिर अटेम्प्ट खराब होगा, ये वो कुछ ऐसा? हाउ शुड वी कोप अप विद एट दिस स्टेज? So I think that at this particular stage, anchoring yourself to one source or one thing like a PYQ, like I had said, will be better. Because I remember that मेरे रूम में उस वक्त जब मैं prelims दे रही थी तो उस वक्त इतना कंटेंट आ गया था that I wanted to leave that room. I knew that I cannot revise that much. So I left Okay. that room. I went to the other room where there was nothing with just my PYQ. And I thought that no, I'll spend all my energy in solving the PYQs again and again. Because that will help me develop a logical bent of mind, which will help me in guesswork, elimination, whatever. Other than that won't help because अब जितना knowledge आना था वो आ चुका है. इसके ऊपर कोई भी knowledge अगर लेंगे तो वो कोई काम का नहीं होगा. So I just stuck to doing PYQs. I just anchored myself to PYQs. At least in the last 10 days, I did that. Yeah. Okay, okay, okay. But what was the mindset shift? कि मतलब डर लग रहा है मेरे को. फॉर एग्जाम्पल किसी का प्रीलिम्स नहीं हुआ था लास्ट ईयर, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई बिगनर है, मतलब पहली बार दे रहा है, लेकिन उसको लोगों ने डरा रखा है कि भाई तू पहले टाइम में नहीं होता, तेरा भी नहीं होगा. तो वो जो एक पहले से ही एक नॉलेज भर रखी है, पहले से ही किसी ने रूल बना रखा है कि भाई नहीं होगा फर्स्ट अटेम्प्ट पे, Yes. तो ये डर रहता है स्टूडेंट्स के मन में. तो ये अभी इस टाइम पे हम कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं सो दैट वी शुड फोकस ऑन स्टडीज? Yes. So I can tell you what I had said to myself. कि एक बार प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस और इंटरव्यू निकल जाएगा. राइट, राइट. And I had said that to myself and वहां के बाद से मैंने सोचना ही छोड़ दिया था. मैंने कहा अरे छोड़ो ये सारी चीजें, just focus on the prelims. And prelims में मैंने इतना ही कहा था कि सिर्फ कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने. I don't have to top this particular field because Right. I know of people, my peers also, who used to get great marks in it. Like I remember them getting 125, 130 and all that. I was not I'll say very confident about prelims ever. So what I said to myself was that I am good at mains and I'm good at personality tests. So let me just focus on clearing this once and I'll clear the exam. And I was not wrong. So I'll say that you need to focus on your strengths and let go of your weaknesses. ये जो पार्ट होता है एग्जाम का वो सबका तो स्ट्रांग नहीं होता. Someone is struggling with mains, someone is struggling with personality tests. So Right. it evens out. So yes. राइट. मैनिफेस्टेशन पे भी बिलीव करते हो आप? Yes, kind of, yes. तो वो कैसे होता है? बिकॉज मैनिफेस्टेशन और ड्रीमिंग में बहुत फर्क होता है. बहुत लोगों को नहीं पता होता है, मतलब कोई बताएगा तो ही पता होगा. सो कैन यू, आई वांटेड यू टू टॉक अबाउट इट कि डिफरेंस क्या होता है ड्रीमिंग में एंड मैनिफेस्टेशन में, हाउ इट वर्क्स? Manifesting is more about focusing on the process. I'll say that the moment you get a hang of things, initially when we start, we look at toppers and we look at different strategies and journeys and we try incorporating them. They don't work really. So what works is the way you evolve yourself. And that evolution happens when you fail also, when you are going through bad times also. So that evolution happens. But at the same time, your strategy also keeps getting evolved.
So instead of focusing on the negative part of it, if you look at it in a very positive way, कि ये जो हमारा strategy अभी बना है, इसको मैं use कर सकती हूँ अपने आप को मतलब exam clear करने के लिए, तो that will help in manifestation because that is how I develop my original strategy. And again, everyone should develop their own original strategy because nothing can be replicated here. So everyone has their own way of clearing prelims and studying for mains and interview and all that. So yes, manifesting is more about developing your own process and also be aware that your process is developed. Don't quit and leave. If you are Right. getting the hang of things, then go ahead for the exam. राइट बिकॉज जैसे जैसे वक्त नजदीक आता है वैसे वैसे एंजाइटी भी बढ़ती जाती है, वो प्रेशर बढ़ता जाता है। आप हमने पहले डिस्कस किया था तो आपने कहा था कि यू हैव नॉट डन लॉट ऑफ सिमुलेशन लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के आपने टेस्ट नहीं दिए थे। सो डू यू थिंक कि मतलब ये इज इट लाइक अ पर्सनल स्ट्रेटजी टू यू, या फिर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए सिमुलेट प्रीलिम्स, ऐसे हॉल में बैठ के एग्जाम देना चाहिए संडे वनडे को? सर एक आध सिमुलेशन तो किया था घर पे ही मैंने, जैसे ठीक लोगों है। ने advice भी किया था कि फैन वगैरह ऑफ करके करना चाहिए, बिल्कुल गर्मी हाँ में हाँ। करना चाहिए, तो वो मैंने किया था। एंड सिंस वो मैंने एक एक दो के लिए कर लिया था, उससे ज्यादा मैंने नहीं किया था बिकॉज आई ऑल्सो फाउंड इट टू बी वेरी एग्जॉस्टिंग टुवर्ड्स द एंड। आई ठीक है। फेल्ट दैट हो जाएगा इसी में। आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि इतना सिमुलेशन काफी है इस चीज के लिए। Yes. ओके ओके। एंड अभी हम लोग श्रेया कब तक मॉक टेस्ट इस टाइम पे स्टूडेंट्स को लगाना चाहिए और कितना पार्ट हमें रिवीजन पे फोकस करना चाहिए? ये मतलब व्हाट यू हैव डन व्हिच हैज वर्कड फॉर यू, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। So what I used to focus was on revision, and when I used to get bored of revisions, I used to solve the mocks. So mocks was more of I'll अच्छा। say for me it was more about let's do this intellectually stimulating activity because I'm bored of reading the book, and book reading becomes a little boring if you keep doing it at a stretch for 4 days. So I would go and give a mock, and then again like I said आप attach नहीं हो सकते स्कोर से। स्कोर्स मुझे कभी बहुत सारे नहीं आते थे मॉक्स में, दैट वाज आल्सो अ गुड थिंग, तो आई वाज नेवर गेटिंग अटैच्ड टू देम आल्सो। सो बहुत बहुत स्कोर कभी आते भी थे तो दैट डिडंट रियली रिफ्लेक्ट इन माय एक्चुअल स्कोर। So I understood that I should take it with a pinch of salt, and I focused on just giving the mocks like a quiz, like we do in school and colleges. That's just for, and that's it. And thereafter, I used to go back to my revision. And mocks ओके जब मैंने mock दे दिए तो उसके बाद एक बार जो जितने questions गलत हुए हैं, I'll make sure that I'm just writing one line in my notebook or somewhere that this is where my like lack of knowledge like lay, and then बस उसका एक line का note बन जाएगा. That's it. ओके ओके। इसमें से एक सी सैट का बहुत बड़ा डर रहता है। आप भी लॉ स्टूडेंट हैं, आपको भी ऐसा चैलेंजिंग हुआ था सी सैट का? हाँ, तो मुझे काफी चैलेंजिंग लगा था सीसैट, एंड सीसैट के लिए मैंने क्या किया था कि पहले इनिशियली बिफोर दिसंबर इटसेल्फ मैंने काफी वीडियोस देख लिए थे कुछ ठीक है। कोर टॉपिक्स के, मैथ्स के स्पेशली, परसेंटेज वगैरह के, एंड इसके अलावा नंबर सिस्टम इज गेटिंग आस्क्ड अ लॉट, तो मैंने उसके वीडियोस, मैंने कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी देखे थे बिकॉज मुझे लगा कि काफी अलग टाइप के पैसेजेस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, इट्स नॉट अ रेगुलर पैसेज, तो उसके मैंने एमबीए के वीडियोस मैंने देखे थे जो मुझे फ्रीली अवेलेबल मिले थे। So I had collected some insights. I had made my notes. I'll not say these are like proper notes, but these are some insights that I had gained. And then what I had done was that I started giving mocks. Now these mocks were online mocks that I had purchased. अच्छा। ओके ओके। And मेरा एक ही aim रहता था कि then when I'm giving the mocks, I should be clearing the cutoff, whatever is the UPSC का cutoff, that is 67 approximately. And I should be clearing it by at least 10 to 15 marks. तो यही मेरा रहता था goal. एंड जब मैं वो मॉक्स देती थी एंड उसमें मुझे लगता था कि बहुत अच्छे 95 85 के अराउंड मार्क्स मिल रहे हैं, तो आई विल बी ओके फाइन, आई मीन गुड टू गो, दैट्स इट। एंड आई जस्ट इसमें मैंने काफी सिमुलेशन किया था कि इट शुड बी, yes, it should be solved in 2 hours strictly, and it should be solved in a way that I'm scoring that much. इसमें score से attachment I think is important, because what happens is if you are scoring a little less in the mocks, the score further drops in the real exam. So yes. राइट। सो सीसैट में 3 पोर्शन हमारे हैं, तो डिड यू मेक कोई 2 पोर्शन स्ट्रॉन्ग अपना था या फिर कैसे उसको मैनेज किया था? ये सारे ही आपके स्ट्रॉन्ग थे, क्वांट, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन? सर इसमें भी क्या था कि मैंने यही देखा था कि लैंग्वेज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन हमें लगता है कि ब्लड रिलेशंस वगैरह के बहुत ही ईजी हैं,
पर वो इतने लेंदी आ जाएंगे कि आप फिर एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा उनको सॉल्व करने का, कभी कभार ऐसा होता है. So that easy thing can become very hard depending on the situation. And something which is very challenging can also become very easy. So I think a flexible approach is the way to go. If you feel that this question can be solved with 100% accuracy, the core ground ये होना चाहिए कि you're not getting it incorrect. Because if you get it correct, you get 2.5 marks. And if you're getting it incorrect, you lose a lot of marks. तो इसी वजह से मेरा एम था कि सब करेक्ट होना चाहिए. एंड इसके अलावा मैंने वही सेम चीज कॉम्प्रिहेंशन में भी किया था कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन में जितने पैसेजेस हैं अगर वो इतने फिलोसॉफिकल हैं दैट आई कैन नॉट अराइव एट वन आंसर, देन आई शुड नॉट बी अटेम्प्टिंग इट. Thankfully in this 2025 when I could arrive at a single answer in all of them, so I had attempted it. But स्ट्रैटेजी यही थी कि नहीं करना जबरदस्ती उसमें, अगर नहीं हो. लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी वही था कि if I'm not arriving at one answer, I'll not. Even for maths, if it's an inequality का question and it is something from -1 to -3.5 and all of that, and if there's an integer also, so I'll be like, no, I'm not attempting this question. On the other hand, if it just says what is the maximum number, I think I'll be attempting it. What is the largest number, I'll be attempting it. But what is the least one, I used to get those questions incorrect. I focused on what is the minimum number. I used to get those incorrect, so I eliminated it the moment I saw it that I'm not going to solve these questions. So this is a decision making I had developed after a lot of CSAT का PYQ analysis. That was कितने साल का किया था PYQ CSAT का? मैंने बहुत अच्छे से 3 साल का किया था. मुझे लगा था कि इससे पहले के जितने PYQ से उनके लैंग्वेज थोड़े डिफरेंट होते जा रहे थे जैसे जैसे मैं पीछे जा रही थी. मुझे लगा जो सबसे नियरेस्ट मैच कर रहा है उसका करने में ज्यादा फायदा है, तो वही स्पेसिफिकली वो 2022 23 24 से अपना होने लगा था चेंज. ओके ओके. नाउ आई हैव गॉट लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस. उसके बाद इन केस अगर स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है तो दे कैन रेज देयर हैंड. गाइस आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है तो. मीनवाइल आई हैव गॉट लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस जिसको मैं श्रेया से कंफर्म करना चाहता हूँ. नाउ श्रेया, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 2027 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? सो दे हैव लाइक वेरी गुड टाइम, लाइक ऑलमोस्ट 1.5 साल है हमारे पास. सो व्हाट वुड बी योर सजेशन कि किस चीज से स्टार्ट करें? So if you have a good amount of time, then जो चीज आपको देखनी चाहिए पहले तो वो सिलेबस होती है कि आप पहले अच्छे से सिलेबस को देखें कि ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, आपके मेंस का क्या है, आपके प्रीलिम्स का क्या है, इन तीनों का अच्छे से देखें. और जैसे ही आप सिलेबस देख लेते हैं उसके बाद एक बार PYQ भी देखें. बहुत अर्ली PYQ देखने से PYQ समझ में तो नहीं आता है, बट आपको एक पता चल जाता है कि कितने डेप्थ में आपको जाना पड़ सकता है किसी चीज में. तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको ऑप्शनल अपना चूज करना है तो आप एक बार देख लें कि आपको वो उतना डेप्थ में वो प्रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता आपसे. I can give you my example. Like I thought that I'll take history as an optional very early. Yes. But when I saw the PYQ, I realized that there is a lot of in-depth factual matrix which is involved in answering those questions. I felt that in this much of time I cannot develop that much. And I stuck to my graduation subject because I felt कि it's more a rational choice than doing this here. तो एक बार वो आप PYQ देख करके और PYQ के मॉडल आंसर्स भी अगर आपको मिलते हैं तो वो भी आप पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि उसको कैसे करना है. I think a few months should be spent exploring these things instead of jumping. Okay, so basically syllabus PYQ. क्या हम सिलेबस PYQ के बाद क्या फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक NCERT पढ़ सकते हैं या स्टैंडर्ड बुक पे जंप कर सकते हैं, या फिर मतलब हाउ शुड समवन गो अबाउट इट इफ ही शी इज अ बिगिनर? So what one can do is also look at the resources and the book list. Everyone recommends these book lists. तो आप एक बार बुक देखिए, उसमें जनरली NCERTs ही होती हैं, लक्ष्मीकांत होती है फॉर पॉलिटी, यही सारी चीजें होती है. आप वो बुक लिस्ट एक बार बना लें और उसका कंसोलिडेटेड आप एक बार सब इकट्ठा कर लें ताकि आपको बार बार नई नई बुक्स लेकर के फिर कहीं घूमना पड़े. सो दिस एक्चुअली हैपेंड विथ मी ऑल्सो. सो इनिशियली मैंने कुछ बुक्स नहीं लिए थे. ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं प्रेपरेशन इवॉल्व हुआ तो मैंने जाके वो बुक्स खरीदे. तो एक बार वो सारी बुक्स एक साथ आपके पास होनी चाहिए. अगर वो बुक्स के रिप्लेसमेंट में अगर आप कोचिंग मटेरियल भी यूज करते हैं तो वो भी आप लेकर के आ जाइए, क्योंकि फिर क्या होता है कि you will start reading and then you will start your revision also in a few months, and then you should not be collecting new things. So that is very important. वहां से आप स्टॉप कर लें अपने आप. आपकी बुक लिस्ट सोर्सेस क्या थी श्रेया? कुछ वही कॉमन थी या फिर कुछ आपने स्पेसिफिक अलग ली थी?
सर बिल्कुल कॉमन थी जो सारे करते हैं, बट मुझे लगता है पता नहीं, इकोनॉमी में मैंने रमेश सिंह पढ़ा था. आई हैव नॉट सीन मेनी पीपल रीडिंग दैट बुक. So हम्म. I say that that was a different thing I did. It gave me a very good backdrop story of evolution of India's economy, which is why ठीक I है. had read it. It was, I'll not say very helpful for prelims. Prelims के लिए ज़्यादा मैंने हम्म. पूरा use किया था. It was not a very prelim centric book. But mains में मुझे सही लगा था. It had a lot of content. अच्छा. और बाकी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम सब वही पढ़ी थी आपने? सब वही पढ़ी थी. और मुझे लगता है कि मैंने हिस्ट्री में जो एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न होता है, उसमें मुझे लगता है कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसमें ज़्यादा बुक्स कलेक्ट कर ली थी जो मुझे नहीं करनी थी. जैसे क्या किया आपने? जो लोग कहते हैं कि मेडिवल इंडिया ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत टाइम नहीं देना चाहिए, हम्म. तो मैंने क्या किया था, मैंने उसके लिए 3 बुक्स पढ़ी थी. तो मुझे लगता है कि ये मैंने टू मच कर दिया था उसके लिए. बट बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन इट, दैट्स प्योरली माई फॉल्ट. अच्छा. I have done that. But yes, I stuck to that Satish Chandra book later because a lot of questions were getting asked from that book, so I stuck to that. That was again a very bulky book. I could not revise हम्म. it. It's a very, very bulky book, not very much recommended. Everyone says कि Tamil Nadu NCRTs पढ़नी चाहिए, and वो काफी होती है. And then you supplement it with the mocks. That's it. ठीक है. ठीक है. एंड व्हाट वाज योर स्टडी रूटीन, श्रेया? मतलब क्या वाकई में 15-15 घंटे टॉपर्स पढ़ते हैं? अह, तो मैं ये कहूंगी कि जब स्टार्ट होता है डे, वहां से लेकर हम्म. के लाइक द एंड ऑफ इट मे बी एट आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 1 1 2. नियरिंग द एग्जाम्स आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 3. सो उस पूरे टाइम पे आई वुड नॉट से कि मैं एक बार बैठती थी एंड सिर्फ वहां तक मैं पढ़ते ही रहती थी. I used to get up many times. So that way I used to, and it was a very, very flexible routine. So I used to get up as and when I wanted to. But again, get up karke, there was nothing like I went out and I was having fun and chilling with friends, nothing हम्म. like that. हम्म. I हम्म. used to just get out, get some fresh air, and then come back. That's it. I was consistent about it, so that is it. मतलब यू आर नॉट मॉर्निंग पर्सन? I'll not say that I was a morning person. I used to sit to study at around 10 a.m. and then till late night, 2:33. Yes. ठीक है. ठीक है. वी हैव गॉट वन कैंडिडेट, तान्या. वो कुछ पूछना चाहती हैं आपसे. तान्या, एक बार अनम्यूट कर लो बेटा, आप पूछ लो. यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. Good evening, ma'am. Good evening, sir. या, गुड इवनिंग. Congratulations, ma'am. Thank you. मैम, मैं भी लॉ बैकग्राउंड से ही हूँ. I have done my master's also in law, but I opted for a optional like a subject sociology because I think this is my first attempt. Okay. So have I taken a good decision or I need to work on this? No. So if you have taken sociology as an optional and you have a good hang of the subject and you are very good at it, because it has, like I have heard from everywhere, that it has a very good consolidated syllabus and you have so much of material available and so much of guidance also. So if you can use it and optimize it to the fullest, then sociology is, I think, a very good optional. And you can stick to it, I'll say. No need to go back. Once you have started preparing, then just go ahead with it. Yeah. हम्म. Yes, ma'am, हम्म. because the theories we read in law doctrines, so I can relate it well. And Yeah. sociology also tells us about all the doctrines, theories of authors and the people who have drafted it. So I can relate that with my personal life and the public life. So I opted for it. Yes, and don't give any second thoughts to it. Once you have decided that this is my option and you have started studying, don't go back. Because we all get that kind of pressure from the market that someone is scoring very good in anthropology, someone is scoring very good in history. So should we go for something like? But I'll tell you, this is a myth. So there is no one optional which is very high scoring optional. हम्म. Everyone is good at their optional is a different thing. So you should strive to becoming good at what you do. So that is it. And if you're very good at your sociology, then I think it's a great thing. That's it. That is what is required. Thank you. 100%. यस. श्रेया, वन ऑफ आवर स्टूडेंट तरुण महंता, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज योर स्टॉप रूल इन प्रीलिम्स? और मतलब व्हेन डिड यू डिसाइड कि अब मेरे को मतलब और अटेम्प्ट नहीं देना है, यही खत्म करना है मेरे को? दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सेफ नंबर इन बोथ जीएस एंड प्रीलिम्स? मतलब जीएस एंड सीसैट, सॉरी. Yes, yes. Stop rule as in that I will not be attempting any further. या. ये questions हो गए मेरे, अब नहीं करना मुझे ये. हाँ. अच्छा, तो वो तो इवॉल्व होता है, पर्सन टू पर्सन होता है ये. ऐसा मतलब somebody can attempt some 90+ questions and get very good marks. Someone हम्म.
like 60 and they have a great accuracy and they get all those 60 questions correct. I think that should be your own. I think yeah, वही PYQ है कि आपको इवॉल्व होना होगा उसके साथ साथ कि कैसे आपका कोई कोई क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल है. जैसे मुझे पता था कि इफ इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन ऑफ स्पोर्ट्स एंड आई हैव नो आइडिया नो बैकग्राउंड अबाउट इट आई विल हैव टू स्किप इट. अब उससे ये फर्क नहीं पड़ता है क्या कि वो मेरा जो है मैंने जो सोचा है कि मुझे 90 करके जाना है तो उसे 80 हो रहा है. दैट डजंट मेक सेंस. आपको अगर वो नहीं हो रहा है तो आप छोड़ देंगे उसको. फिर आप ट्राई मत करें जबरदस्ती कि आपको एकदम से 90 क्वेश्चंस करके आने हैं बिकॉज पीपल डू से कि 90 प्लस करना चाहिए. दैट्स नॉट द रूल. In this particular prelims I had attempted 86 questions because it depended on the difficulty of that year's paper. तो वो मैं फैक्चर नहीं कर पाऊंगी तो how will I score, how will I attempt 90? That doesn't make sense. Don't put that burden on yourself. Just focus on attempting those questions which you think that they are safe and then you can, that's it. Nothing more. Right. And the safe number for GS and CSAT, you said that depending upon the level of the paper. Yes. So there is no hard and fast rule to it, I think. And safe number to it is the number where you think that you have made some amount of guesses in that question. You have solved a few questions based on accuracy. Accuracy, those questions जिसमें आपको 100% confident है कि आपका गलत तो हुआ ही नहीं है वो question. वो कुछ हो गए. फिर कुछ questions हो गए जिसमें आपने reasonable amount of guesswork किया है. फिर एक है जो आपने बहुत blind guess किया है. तो blind guesses तो नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से पेपर में. So you can omit that altogether. Only focus on those where you have 100% accuracy and उसके ऊपर आप वो करें जिसके ऊपर आपने कुछ reasonable guesswork किया है और उसका कुछ एक sound logic है. बस that's it. साउंड लॉजिक बन जाता है आपका धीरे धीरे. आप जब मॉक्स वगैरह देते हैं तो आपको एक लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है. अप्लाइड माइंड अप्लाई करने आ जाता है नॉलेज. सो दैट्स इट. ठीक है. सो आई गॉट वन लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन. नंबर वन कि आप अपनी एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस टाइम पे श्रेया, मतलब प्री के लिए और सीसैट के लिए. लाइक उस 2 घंटे में क्या हमें फोकस करना चाहिए, कुछ इस तरीके. वट एवर यू हैव अप्लाइड इट वर्क्स फॉर यू. सो मेरा कुछ ऐसा पेपर 1 के लिए नहीं था. पेपर 1 में मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा मैंने वन से. हाँ ठीक है. मैंने सुना था कई लोग कहते हैं कि पहले पॉलिटी का करो. फिर मैंने कहा तो फिर मैंने सोचा कि तो जंबल्ड होंगे कहीं कहीं तो मैं क्या अभी मतलब ढूंढना शुरू करूंगी कहाँ पॉलिटी है. फिर इट्स गोना वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. आई नेवर फाउंड दैट आइडिया टू बी वेरी लॉजिकल. मैंने कहा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करना शुरू किया एंड धीरे धीरे मैंने कुछ क्वेश्चंस को हमेशा मार्क करके मैं रखती थी कि दीज क्वेश्चंस आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट नाउ. बिल्कुल इंट्यूशन नहीं कर सकती हूँ मैं, बाद में आके से सॉल्व करूंगी. तो ऐसा होता था कि जब मैं पूरा बना लेती थी तो मुझे 60-65 क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो गए होते थे. उसके बाद मैंने वो जो क्वेश्चंस को इनसर्कल किया था आई यूज्ड टू रिविजिट देम एंड अगेन चेक इफ आई कैन सॉल्व देम. अगर मैं सॉल्व कर पाती थी तो उसमें से भी कुछ हमेशा 10-15 क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते थे. एंड फिर कुछ क्वेश्चन होते थे तो मुझे लगता था नहीं मतलब बिल्कुल नहीं रिस्क लेना है इस क्वेश्चन में. इट इज गोइंग टू बी 100% इनकरेक्ट इफ आई एम गोइंग टू टेक द रिस्क. तो वो मैं बिल्कुल नहीं मतलब लास्ट में नहीं किया, फिर छोड़ दिया. तो मैंने एक बार अपने आप को मौका दिया था सर्कल करके कि मैं इसमें फिर से एक बार देखती हूँ कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं. बट मैं दोबारा व्हेन योर माइंड इज क्लियर कि आपका एक डिसेंट क्वेश्चंस हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60-65 हो गए हैं, देन यू कैन अगेन रिविजिट इट एंड थिंक कि करना है कि नहीं करना है, देन मेक दैट डिसीजन. और फिर लगता है नहीं करना है तो फिर नहीं करना है. दैट्स इट. दैट वाज for CSAT. I'll say that I had a very clear strategy. So I had there are 80 questions. तो सारे 80 क्वेश्चंस को मैं एक साथ तो करूंगी नहीं. मैंने कहा था कि मैं आई विल मेक अ सेट. सो आई हैड अबाउट 20 के 4 सेट एंड चारों सेट को मैंने 30 मिनट्स दे रखे थे. एंड उसमें मेरे जितने सॉल्व होंगे, इफ 20 क्वेश्चंस मैंने उठाया है और उसमें 30 मिनट्स मैं दे रही हूँ एंड उसमें मेरे जितने क्वेश्चंस बन जाएंगे विद एक्यूरेसी आई विल बी सॉल्विंग दैट एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट. This set is very imaginary. It's made in my head. It's not there in the exam paper, of course. Okay. करती थी. कई लोग ये भी करते हैं कि पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, फिर लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, फिर मैथ्स करेंगे. मुझे बहुत लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के बीच में बहुत डिफरेंस नहीं दिख रहा था, तो मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज की थी और उसमें मैंने देखा जो बन जाए उसमें सही है. ओके. ये एग्जाम बहुत लंबा होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, फिर उसके बाद रिजल्ट का वेट करना. और जब रिजल्ट आया तो आप बता ही रहे थे कि आप प्री की तैयारी फिर से चल रही थी अपनी. वो सब करते हैं. तो क्या कोई सजेशन आपका है कि व्हाट मेड यू कंसिस्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन? ड्रीम तो एक अलग चीज है, मतलब डेफिनेटली पैशनेट अबाउट इट, वो कि एकदम फोड़ना है, करना है. व्हाट मेड यू कंसिस्टेंट कि मतलब मुझे पता है कि मुझे करना है ये.
So कैसे सस्टेन किया आपने ये पूरा जर्नी को जब से आप प्रिपरेशन शुरू की और अब तक? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस थे कि मुझे लगा कि अगर जॉब छोड़ के बैठे हैं ये करने के लिए तो यू शुड डू इट एंड टू एंड। तो हम्म। फिर मेरा पहला गाइडिंग फैक्टर था कि वंस यूर ऑफ मार्केट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जॉइन अगेन एटलीस्ट हम्म। दिस इज हम्म। व्हाट आई फेल्ट। सो मैंने कहा था कि नहीं, इधर पीछे मुड़ के बार बार आई कैन नॉट गो बैक एंड कीप रिविजिटिंग द डिसीजन, एंड आई टेक दिस एंड आई एंड इट। And that was one very clear strategy in my head, that there is no other way of looking. There are no two ways about it. And अपने आप को I'll say कि बहुत options देना भी it's not a very good idea, कि आप हम्म। multiple exams दे रहे हैं, multiple ये चीज कर रहे हैं। आप जब एक चीज पे फोकस कर रहे हैं तो उस पर आप 100% फोकस करें तो आपके लिए स्ट्रैटेजीज भी आपकी अच्छी बनेगी, आपको रैंक भी अच्छे आएंगे, आपको ऑप्शनल भी अच्छा बनेगा। कहीं वीकनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो वीकनेस होती है फिर लास्ट में वो रिजल्ट में दिखती है। समटाइम्स यू आर नॉट इन द प्री लिस्ट, समटाइम्स यू आर नॉट इन द फाइनल लिस्ट। सो दैट शुड नॉट बी देयर। बिल्कुल हम्म। कंसिस्टेंट। ओके। किस लेवल तक एक स्टूडेंट को क्विट कर देना चाहिए इस प्रिपरेशन को? So I can say that I'm not very in the. I will not say that I'm the very right person for this, because I feel that if you're giving your 100% and you're working very hard, एग्जाम तो निकल जाता है। मैंने हम्म। मुझे नहीं लगता है, बट देन आई फील दैट व्हेन आप अपना 100% दे चुके हैं but you're हम्म। not getting the result and you know that you have given your 100%, then I don't think that there is any need to continue pressurizing yourself, because again this exam is not the end of the world. There are so many things that one can explore, and there are so many other things that one can do. So one should हम्म। always look at the bigger picture, that you have already acquired so much of knowledge and you can use it productively elsewhere. So that is it. हम्म। हम्म। No, there is no need to put so much of pressure on oneself. That's what I राइट। राइट। Shreya, being a woman, being a girl, uh, how do you see yourself after clearing this examination? Do you see कि अब society में थोड़ा सा, you got some um, a say of, जो भी जितनी भी हमारी patriarchy है, dominant nature है, people they say about girls a lot, इनको नहीं पढ़ना चाहिए, पहले था। So since you have already cracked and you're coming from a very good family, but हमारी सोसाइटी भी है वैसी ही, थोड़ा थोड़ा है, चेंजेस हो रहे हैं। सो क्या आपको ये एक एज देता है, मतलब इसको क्रैक करने के बाद, कि नाउ आई हैव अ से, आई कैन बोल सकती हूँ मैं कि नहीं यार, ये इट्स वर्थ गिविंग एंड दैट वुमेन शुड कम आउट एंड अटेम्प्ट दिस पेपर एज वेल? अ लॉट ऑफ पीपल, उनके पेरेंट्स भी मैरिज का प्रेशर बहुत डालते हैं फीमेल्स के ऊपर। तो उसके बारे में व्हाट यू वांटेड टू से? So I think that this particular exam definitely gives you that empowerment that is very, very much required in for a woman, I'll say, in our society. So हम्म। इस एग्जाम को देने के लिए you should put as much effort as you can, and it goes for both, I'll say, for both men and women. So they should give their 100%, and आपको उससे जो knowledge gain होती है, that will certainly empower you, and it also makes you very, very useful for the society. तो मुझे तो मैंने सारे जितने सिविल सर्वेंट्स को मैंने, स्पेशली जो फीमेल सिविल सर्वेंट्स है जो इतने साल से उन्होंने मतलब पॉल बेयरर बने हैं वो सिविल हम्म। सर्विस, तो मैंने तो उनसे मैं काफी इंस्पायर थी। मैं सिंस लॉ बैकग्राउंड से आती हूँ, मैंने सारे जितने फीमेल जस्टिसेस हैं उनके बारे में भी मैं हम्म। बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं उनसे। जैसे जस्टिस लीला सेठ से आई हैव बीन वेरी इंस्पायर्ड इन माय career also, and all the female lawyers also, they have हम्म। been very, very inspiring. Indra Jaising and Mrs. Zia Modi, they are all very inspiring to me. So there are women, if you look around, Indra Nooyi in the corporate sector. So राइट। when you look at these women, you know that you can do it. It's there inside you. And all you need is a very, very strong willpower. So the moment you start giving your 100% to it, not only you will be very empowered yourself, you will do great for the society also. And that's where the change happens. Because the moment you become a change maker, other women also follow you. And this is how हम्म। this, I'll say, the virtuous cycle continues. राइट। Great. Well, uh, one last thing, that since these people are in front of you, they are going to be, fortunately, the bureaucrats and future officer बनना चाहते हैं ये लोग, और अभी prelims का stage है, तो any one advice would you wanted to give them? I'll just say that anchor yourself to the goal, the end goal. Do not get disheartened by
smaller things like a prelims score or something, that the mock test scores, or somewhere somebody tells you something. uh, Focus on the bigger picture, I'll say, and have that vision, and also understand that there are some core things that we need to have a very good hang of, like the syllabus, the PYQs, and these are the original things. Everything else is very extraneous and that can be eliminated as per your needs. If it doesn't suit you, you can let go of them. If it suits you, then maybe stick to it. It's up to you. But there are few core things. If you stick to them, you will not have a lot of mental pressure. You will not have any extra thinking to do, because you already have a lot of thinking to do in the PYQs and the syllabus. Right, right. Awesome, great. Well, thank you so much, Shreya, for making this happen. And we literally have experienced awesome information from this. अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू यू मैम OMR शीट कैसे भरें? भाई OMR शीट का क्या करना है? OMR शीट कैसे भरें, मतलब आप जब आंसर्स आप फाइनलाइज कर लेते हैं कि आपका सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, आप जब क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी वो आप पेन से लिख लेंगे कि ये ए, टिक मार दीजिएगा। उसके बाद फिर आप एक बार रिविजिट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, इफ यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यही इसका आंसर है कि नहीं, एंड उसके बाद आप OMR में फिल कर दें। मैंने CSAT के लिए क्या किया था कि जैसे जैसे वो 20-20 का सेट हो जाता था, मैं OMR भर देती थी, क्योंकि वहाँ टाइम की बहुत पॉसिटी होती है। जो मेरा प्रीलिम्स का था उसमें मैं एक राउंड पहले जब मैंने 60-65 क्वेश्चंस करे तो मैं एक बार भर देती थी OMR, एंड फिर सेकंड में जब मैं दोबारा जाती हूँ एंड देयर आर फ्यू एरियाज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डाउट, उसको मैं एक बार फिर से रिविजिट करूंगी। आई विल टेक द डिसीजन वेदर आई वांट टू कंटिन्यू विद इट और नॉट। इफ आई वांट टू कंटिन्यू, आई विल देन डिसाइड, लेट्स से 5 का आंसर DA, एंड देन आई विल मार्क इट इन द OMR। So there, I only had 2 iterations. Many people have 4, 5, and like that. I had only 2. And for CSAT, जैसे जैसे सॉल्व होते जाता था मैं मार्क करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पेपर फिर खत्म नहीं होगा, इट्स अ लिटिल लेंदी ना। Awesome, great. Well, again, thank you so much, Shreya. बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमें और स्टूडेंट्स को. You will also be inspiring a lot of students here. Not only as in being a topper, being a female topper as well. A lot of women, they will look up to you. और I'm sure एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंतजार कर रही है आपका ब्यूरोक्रेसी में. और India needs your kind of candidate who can take 2047 का हमारा जो विजन है उसको कंप्लीट करें आप. ढेर सारी शुभकामनाएं मार्गदर्शन IAS की टीम की तरफ से, इन सारे स्टूडेंट्स की तरफ से. कभी हुआ तो शायद इनमें से कोई आपके साथ काम करेगा. Looking forward to it. Awesome, great. Thank you so much for your presence and all the very best, Shreya. Thank you so much. Thank you.